जान बचाकर आना था। वो कहाँ जाएंगे? जो नियरेस्ट बॉर्डर होगा वहाँ जाएंगे। तो सबसे नज़दीक 11 किलोमीटर जम्मू था, वो वहाँ जम्मू चले आए। जम्मू आकर वो रुके, जहाँ जगह जिसको मिल गई वो वहाँ रुके और अपनी ज़िंदगी जैसी चलानी थी। सब कुछ लुटा कर आए थे, उनके पास कुछ था नहीं, कहीं खुले आसमान में पड़े थे। सरकार ने टेंट लगा दिए, टेंटों में रहिए। एक एक टेंट एक आदमी को दे दिया, एक फैमिली को एक टेंट दे दिया, उसमें रहिए। वो रहने लगे और उस टेंट में रहते रहते उन्हें लगा कि हमारे यहाँ हमें कुछ बाकी जगह जितनी चिंता हो रही उतनी यहाँ नहीं हो रही है। और उनमें से कुछ लोगों ने तय किया कि हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। पंजाब पठानकोट था और आगे बढ़े तो पूरा पंजाब था, वहाँ पर लोग गए। जब वहाँ से बॉर्डर, ये लोग जो आकर फिर से बॉर्डर पर बस गए थे, वहाँ डिवीज़न के बाद बॉर्डर के लोग पाकिस्तान चले गए थे। यहाँ बॉर्डर खाली था, यहाँ आकर ये लोग बस गए थे, अपने कैंपों में रहने लगे थे, या जो पुराने घर थे उन पर रहने लगे थे। जब ये फिर वापस आगे बढ़ने लगे तो उस समय के जो चीफ मिनिस्टर थे वहाँ पर, वो खुद वहाँ आए अपनी पत्नी के साथ और उनको कहा कि भाई ये बॉर्डर खाली है, आप लोग यहाँ रहिए, आपको हम सारी व्यवस्थाएं देंगे, सुविधाएं देंगे। कुछ लोगों ने उनकी बात पर भरोसा नहीं किया और आगे पंजाब की तरफ बढ़ गए। कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने उन पर भरोसा किया और कहा कि भाई वहाँ का उस समय तो प्रधानमंत्री कहलाता है, प्रधानमंत्री कह रहा है तो सच्ची बोल रहा है। वो वहाँ रुक गए। जिन्होंने उनकी बात पर भरोसा नहीं किया और सियालकोट से चलकर जम्मू और जम्मू से चलकर पंजाब आ गए, उनमें से एक मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री हो गए। और जिन्होंने भरोसा कर लिया और वहाँ रुक गए, वो आज अपने गांव के प्रधान को वोट नहीं देते, पंचायत में वोट देने के अधिकारी नहीं है। तो एक भारत का प्रधानमंत्री में होता, उसी गांव से आने वाला एक भारत का प्रधानमंत्री है, क्योंकि वो उनकी बात ना मानकर पंजाब में आ गया। दूसरा जिसने उनकी बात मान ली वो आज वोट नहीं दे सकता, अपना एमएलए नहीं चुन सकता, अपना सरपंच नहीं चुन सकता। और उस समय 5,500 फैमिलीज आई थी, अभी उनकी संख्या 1.5 लाख के करीब है। तो जो वहीं कैंप्स में रहते हैं, अंतर इतना आया है कि उन कैंप में जो उन्हें तंबू गाड़ कर दिए गए थे, तंबू फट गए, उन्होंने उसकी जगह वो टीन शेड डाल लिया। बाद में कुछ लोगों ने और थोड़ा मेहनत करके, या भाग्य बदल गया उनका, तो उसको लेंटर डाल के मकान बना लिए। छत उनकी है, मकान, ज़मीन उनकी नहीं है। उस ज़मीन को दे नहीं सकते, बेच नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते और केवल उसमें रह सकते हैं। तो ये पूरे देश में हम जहाँ से भी आते होंगे, हमारे आसपास में हमने कहानियाँ सुनी होंगी कि पंजाब से आए थे और बस गए हमारे आसपास में। हम में से भी कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके 3 पीढ़ी पहले उस 47 में हमारे पूर्वज पंजाब में से आए। है कोई ऐसा? कई होंगे, या हम हमारे अड़ोस पड़ोस में ज़रूर होंगे। आज की जनरेशन ये आइडेंटिफाई भी नहीं कर सकती कि कौन सा पाकिस्तान से आया है, कौन सा यहीं का है। जम्मू कश्मीर में ये लोग जो 1.5 लाख लोग हैं, इनका परिचय है वेस्ट पाक रिफ्यूजी। वो पाकिस्तानी कभी नहीं थे। जिस दिन उनको पता चला कि वो पाकिस्तान बन रहा है, उस दिन भारत में चले आए, क्योंकि जब वो वहाँ रहते थे तो भी भारत था, और जिस दिन लगा कि भारत नहीं बचेगा उस दिन वो भारत चले आए। वो एक भी दिन पाकिस्तानी नहीं थे, लेकिन उनके कागज़ पर उनका नाम है वेस्ट पाक रिफ्यूजी। देश अपना है, आइडेंटिफिकेशन उनका रिफ्यूजी है, और 70 साल बाद भी है। वहाँ पर हड़ताल हुई जम्मू में, श्रीनगर में, सफाई कर्मचारियों की। उस हड़ताल के बाद जैसी सरकारों का व्यवहार रहता है, ठीक है, 10-15 दिन तो सुनते ही नहीं किसी की। बाद में जब शहर में गंदगी बढ़ने लगी, पूरा ढेर जमा हो गए, तो उन्होंने कहा कि हम इसका कुछ इलाज करना चाहिए। और इलाज करना भी सरकारों का अपना एक अहंकार होता है। उन्होंने कहा तुमसे क्या बात करेंगे। सब जगह जो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री थे वो सब उनकी दोस्तियां थीं, उनकी दोस्ती पंजाब के मुख्यमंत्री से थी। उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री को कहा, अपने लोगों से बात नहीं की, पंजाब के मुख्यमंत्री को कहा कि भाई आपके यहाँ वाल्मीकि समाज है जो सफाई का काम करता है, हमारे यहाँ भेज दो, हम उनसे इन सब की छुट्टी कर देंगे, उनसे काम कराएंगे। इन्होंने कहा कि भाई आपके यहाँ भी कुछ स्पेशल की चर्चा होती है। उन्होंने कहा नहीं, लेकिन इनको तो हम बुला रहे हैं ना, इसलिए हम इनको सर्टिफिकेट देंगे। ये लोग चले गए।
कुछ फैमिलीज़ 100-250 फैमिलीज़ चली गई यहाँ से। सफाई का काम संभाल लिया उन्होंने, जम्मू काशी नगर का सब सफाई चलती रही। सब अनपढ़ लोग थे, लेकिन कोई भी हमेशा अनपढ़ नहीं रहता है। अगली पीढ़ी आई, वो 4वीं 5वीं 8वीं तक पढ़ी, उससे अगली पीढ़ी आई, उसने 12th किया, कुछ किया, ग्रेजुएशन तक पहुंची। आज तीसरी पीढ़ी आ गई उनकी, और वो पीजी कर गए, पीएचडी कर गए, ऐसे भी हुए। वहाँ नहीं मौका मिला तो बाहर से आकर कहीं किया। ये चलता रहा और आमतौर पर वो सफाई के काम में लगे रहे। आज जब उन्होंने अप्लाई किया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के लिए, क्योंकि पीएचडी किया था, और उनको बुलाया गया, वो उनको नहीं बुलाया गया, तो उसने कहा भाई कम से कम इंटरव्यू के लिए बुला तो लेते, योग्य नहीं थे तो नहीं रखते। तब उनके कहा गया कि भैया आपने अपना सर्टिफिकेट देखा है, उसमें नीचे लिखा है एंटाइटल फॉर स्वीपर वर्क्स ओनली। आप पीएचडी करके आए हैं, आप एमबीबीएस करके आए हैं, कहीं से बाहर से कराओ, यहाँ पर तो स्वीपर ही बनना पड़ेगा। ये 35A है। गोरखा लोग महाराजा रणजीत सिंह की सेना में थे, वहाँ से वो थे। जम्मू कश्मीर की सेना में गोरखाओं की पूरी बटालियन थी। करण सिंह जो भी वहाँ के महाराजा कहलाते हैं, उनकी जब शादी हुई नेपाल की महारानी के साथ, नेपाल की राजकुमारी के साथ उनका विवाह हुआ, उनके साथ दहेज में भी 100 फैमिली गोरखाओं की आई थी। अब आपको आज आश्चर्य लगेगा कि दहेज में आदमी भी आए, लेकिन उस समय दास दासियाँ देने का जो चलन था, तो 100 फैमिली उनकी दहेज में भी आई थी। उनकी भी स्थिति वैसी ही है। तो 35 से वहाँ रहने वाले लोगों के नागरिक अधिकारों को चोट पहुंचा रहा है। और किसी भी सभ्य समाज में या किसी भी डेमोक्रेटिक समाज में जिस तरीके की दुनिया में या देश में डेमोक्रेटिक सिस्टम में जिस तरीके की चर्चा चलती है, आज पूरे देश के किसी भी स्टेट की राजनीति की बात कर ले तो पूरे देश की राजनीति किन नारों के इर्द गिर्द चलती है? तो विमेन इश्यूज़, महिलाओं के लिए क्या करेंगे, आरक्षण लाएंगे नहीं लाएंगे, आप दलितों के लिए क्या करेंगे, आप अल्पसंख्यकों का क्या करेंगे, ये सारे विषय आते हैं। लेकिन ये सारी बातें जम्मू कश्मीर में जाकर बेमानी हो जाती हैं। और बाकी देश में अगर कुछ होता भी है तो गैरकानूनी तौर पर होता है, जम्मू कश्मीर में ये कानून बनाकर हो रहा है। लेकिन 35 के पीछे 370 के भी अपने आप में अच्छाई बुराई नहीं, उसका दुरुपयोग नुकसान पहुंचा रहा है। लेकिन हुआ क्या, इसको अपने आप में एक राजनीति समझ सकते हैं कि 2 हिस्से हो गए, और जम्मू कश्मीर में भी और जम्मू कश्मीर के बाहर भी आधे लोग ये कहने लगे कि 370 हटा दो सब हो जाएगा, और बाकी आधों ने कहा कि नहीं हटने देंगे। 370 क्यों हटाओ? जिन्होंने ये नारे लगाए उन्होंने भी नहीं पढ़ा कि 370 में क्या लिखा है। जिन्होंने ये कहा कि नहीं हटने देंगे उन्होंने भी ये नहीं पढ़ा कि 370 में क्या है, और उसके फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं। और अगर 370 सच में फ़ायदा देता है तो पूरे देश में लगा दो भाई, क्या दिक्कत है। और अगर नुकसान दे रहा है वहाँ के लोगों तो वहाँ के लोगों में बचाओ। लेकिन उस पर मेरिट पर चर्चा होने के बजाय इसको इस राजनीति में उलझाया गया कि हटा दो और नहीं हटने देंगे। ये भारत के संविधान के किसी भी और आर्टिकल की तरह ये एक आर्टिकल है, इसमें अच्छा बुरा कुछ नहीं है। उसका आप किसी भी आर्टिकल को आप अच्छी तरह यूज करेंगे तो अच्छा होगा, उसका दुरुपयोग करेंगे तो बुरा होगा। तो उसके दुरुपयोग पर रोक लगाना, इसके बजाय एक लंबी राजनीति चली और 50, 60, 70 साल से लोगों को वहाँ पीड़ित कर रही है। और उसके कारण हमने जो आदतें बना ली हैं, इसको पकड़ लो, उसको गाली दे दो, नेहरू ने ऐसा किया, माउंटबेटन ऐसा कर गए, वहाँ के शेख अब्दुल्ला ने, इन सब बातों को, इन सबको गए हुए 40 साल 50 साल हो गए। आज आप वहाँ अटके रहे, दुनिया आगे बढ़ गई, भारत आगे बढ़ गया, हम अटके रहे कि नेहरू क्या कह गए थे और माउंटबेटन ने क्या किया। और आज जो जनरेशन है उसको हम बात करें नहीं, उसके हित की बात ना करें, ये वहाँ के लोगों के साथ बेईमानी है।
और शायद कुछ लोगों का फ़ायदा होता होगा वहाँ के पॉलिटिकल क्लास का एक हिस्से का, शायद दिल्ली के भी पॉलिटिकल क्लास के एक हिस्से का, मुट्ठी पर 100-250 लोग इधर होंगे, 100-200 उधर होंगे। लेकिन कुल मिलाकर एक 400-500 लोगों का ये जो खेल जम्मू कश्मीर में चल रहा है, उसमें से वहाँ की आज की जनरेशन को क्या हासिल हो रहा है, ये एक प्रश्न है। और जिन चीज़ों को भारत का संविधान देश के हर नागरिक के लिए अश्योर करता है, वो अगर वहाँ के लोगों को नहीं मिलता तो इसके बारे में बात की जानी चाहिए। अगर आप नक्शे में उसको दिखा रहे हैं, अगर वो ज़मीन आपकी है तो लोग भी आपके हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप लोगों की बात ना करें और ज़मीन की बात करें। अगर आप एलओसी के दूसरी तरफ की भी ज़मीन आप दिखा रहे हैं अपने नक्शे में, तो एलओसी के दूसरी तरफ भी भारत है, तो वहाँ के लोग भी आपके हैं। अगर वो किसी तरह के संवैधानिक आधार पर उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ज्योग्राफिकल आधार पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, एग्रेसर वहाँ पर कर रहा है, आतंकवाद कुछ भी है, अगर हम उनको भारत का नागरिक कहते हैं तो भारत के सरकार की जिम्मेदारी है कि उन नागरिकों को वो सारे अधिकार, वो सारी सुविधाएं एश्योर करे जो भारत का संविधान भारत के नागरिकों को देता है। और इसमें से फिर दो बातें आती हैं। एक, हम जैसे लोग जिनको इसको राजनीति की तरह देखना बंद करना पड़ेगा। ये बीजेपी कांग्रेस का इशू नहीं है, ये हिंदू मुसलमान का इशू नहीं है, ये भारत के नागरिकों को भारत के संविधान का दिया हुआ एश्योरेंस है। इस तरीके से देखते हुए हमें उस पर बात करनी चाहिए। दूसरा, जब हम इसका विश्लेषण करने चलें तो फिर हम उसको केवल पिछली गलतियों से सबक लेने के लिए हम नेहरू और माउंटबेटन और शेख और बाकी सबको याद करें, क्योंकि गलतियों से सीखना चाहिए, लेकिन उससे हम बहुत दूर आ गए हैं। भारत भी उससे बहुत दूर आ गया है। उनका नाम लेकर उनके बहाने से आज की पीढ़ी को आप परेशान नहीं कर सकते। सीखने की बात यह है कि ऐसा हुआ क्यों, और ऐसा हुआ तो जिनको ये मालूम था वो चुप क्यों रहे, जो इसके अर्थ जानते थे उन्होंने इस पर बात क्यों नहीं की। संविधान जो लोग पढ़ाते हैं उन्होंने संविधान में ये भी चीज़ें हैं ये क्यों नहीं बताई। आप सब लोग जो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाते होंगे तो कितनी चर्चा इन इश्यूज़ पर होती है। क्या आज तक कोई पीएचडी इस पर हुई कि ये डिस्क्रिमिनेशन कैसे हो गया। और ये अनजाने में नहीं हो गया, जानबूझकर हो गया, क्योंकि संविधान सभा की आप डिबेट पढ़ें तो जम्मू कश्मीर पर 2 बार चर्चा हुई है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, नेशनल वाली में। पहली बार 24 मई को हुई, और 24 मई को गोपाल स्वामी अयंगर वही थे, उन्होंने एक प्रपोजल रखा कि हमने पूरे देश में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चुनाव कराने के आश्वासन दिया है, पूरे देश में, जम्मू कश्मीर में नहीं। केवल जम्मू कश्मीर में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी ऐसा नहीं है, देश के सभी राज्यों में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बननी थी। सौराष्ट्र में बनी, कोचिन त्रावणकोर में बनी, मैसूर में बनी। जो प्रोग्रेसिव राज्य थे उन्होंने, जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट थे, उन्होंने अपनी बनाने की कोशिश की। कुछ हद तक उन्होंने अपने संविधान भी बनाए। जो छोटे छोटे राज्य थे उनके पास कोई रिसोर्सेज नहीं थे, लोग नहीं थे, वो नहीं बना पाए, वो एक अलग कहानी है। लेकिन पूरे देश में हर राज्य को अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना था, उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बननी थी, उसका चुनाव होना था। चुनाव कुछ जगह हुए, कुछ जगह नहीं हुए, वो अलग स्थिति है। तो उन्होंने कहा हमने पूरे देश को अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए बात कही है। लेकिन गोपाल सायंगर कहते हैं कि पूरे देश में तो हम वहाँ इलेक्शन कराएंगे। यह जम्मू कश्मीर में जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं उनको ये पावर दे देते हैं कि वो 75 सीटें हैं, 75 सीटों पर नॉमिनेशन कर दें। अब ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों है? बहुत हंगामा हुआ, उसमें वो पास नहीं हो सका। आप कल्पना कर सकते हैं, पूरे देश में इलेक्शन होना था, जम्मू कश्मीर में इलेक्शन नहीं कराते हैं हम, केवल एक आदमी को, क्योंकि वो वहाँ का रिप्रेजेंटेटिव वो एक आदमी है, और उसको हम ये पावर दे देते हैं कि वो 75 एमएलए अपने नॉमिनेट कर दे और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन जाए। ये बिल पे हंगामा हुआ, ये बिल पास नहीं हुआ, और जब ये पास नहीं हुआ तो उसके बाद फिर 370 आया, 370 के बाद फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 51 में जाकर बनी वहाँ पर।
जब भारत ने तय कर लिया कि भाई आप, तो उससे पहले तो आदर्शवाद में हम जी रहे थे, तो हमें लगता था कि सिक्योरिटी काउंसिल खाली करा के हमें थमा देगी, देखिए आपका हिस्सा था आप वापस ले लीजिए। वो नहीं हुआ। 51 में हमको लगा कि ये होने वाला भी नहीं है जल्दी। हमने तय किया कि हम 51 में चुनाव करा लेंगे और वो अपने रिप्रेजेंटेटिव चुने वहाँ की जनता और अपने लिए संविधान बना ले, उसके हिसाब से वहाँ शासन चले। जो प्रस्ताव वहाँ था, यानी यहाँ इलेक्शन नहीं हो, नॉमिनेशन हो, वही हमने वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में गिर गया, यहाँ हमने प्रैक्टिकल कर दिया। 75 सीटों पर चुनाव हुआ और 75 के 75 एमएलए एक ही पार्टी के चुनकर आ गए, और चुनकर आने वालों में से 2 जगह चुनाव हुआ, 73 पर अनअपोज्ड नॉमिनेशन हो गया, क्योंकि बाकी के नॉमिनेशन कैंसिल कर दिए गए। और ऐसी छोटी छोटी बातों पर कैंसिल किए गए जिसमें आपको पढ़कर हंसी आएगी। उधमपुर में एक सज्जन ने नॉमिनेशन किया, उन्होंने अपना नाम लिखा जो कि पृथ्वीराज या कुछ ऐसा था, उनका नॉमिनेशन कैंसिल कर दिया गया। तो उन्होंने पूछा क्यों किया है, बोले पृथ्वीराज तुम्हारा नाम कागज में ही, तो तुम्हें कौन जानता है पृथ्वीराज, तुम्हें तो लाला जी कहते हैं, लाला जी तुमने लिखा नहीं है इसलिए कैंसिल है, शहर तो तुम्हें लाला जी के नाम से जानता है। अब वो कह रहा है कि मेरा डॉक्यूमेंट में मेरा नाम, मेरा पीआरसी जो है उसमें मेरा नाम पृथ्वीराज है, तो उसके नाम से मैं नॉमिनेशन करूंगा। बोले नहीं, तुम्हें नहीं जानता कोई पृथ्वीराज, लाला जी के नाम भरा नहीं तुमने इसलिए कैंसिल। अब ऐसे छोटे मामलों में कैंसिल करके 73 पर एक पार्टी के नॉमिनेशन कैंसिल करके बाकी सभी के सभी 75 के 75 एमएलए ये एक पार्टी यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस के चुनकर आ गए। क्या ये इलेक्शन था? लेकिन कोई नहीं बोला, उसको आगे बढ़ाया गया। सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में वही नॉमिनेशन की प्रक्रिया, पूरे देश से चुनाव होकर आए थे लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, वहाँ से 4 लोग नॉमिनेशन से आए। फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली स्टेट की बनी, वहाँ पर भी सारा का सारा 75 में से 73 का नॉमिनेशन और 2 का इलेक्शन, उसमें भी दोनों वो जीते, 75 फिर वहाँ आ गए। जो 75 लोग बने चुन कर आए वो वहाँ की जनता ने चुने, वहाँ जिस पर एक ही आदमी का भरोसा था उसके आदमी चुने, एक ही पार्टी थी उसके लोग चुने गए। दिल्ली से जाके कोई न तब लड़ सकता था ना आज लड़ सकता है। वहाँ के लोगों ने अपने रिप्रेजेंटेटिव चुने, उन्होंने भारत का जम्मू कश्मीर का संविधान लिखा। और जम्मू कश्मीर का संविधान जब आप देखें, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू कश्मीर है, इसमें जैसे जो प्रेम्बल हम यूज करते हैं, भारत के संविधान का प्रेम्बल आपने देखा होगा, विद पीपल वाला जो सबको याद होगा, तो यहाँ इसका प्रेम्बल ही साफ कह रहा है, वी द पीपल ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर हैविंग सोलमी रिजॉल्व्ड in pursuance of the accession of this state to India, which took place on the 26th day of October 1947. एक्सेशन को रेटिफाई करने के बाद तो ये अपनी बात कह रहा है, वो ये नहीं कह रहा कि हम भारत से अलग हैं इसलिए हम अलग संविधान बनाए। वो बता रहा है कि भारत के नागरिक के नाते और इस राज्य के निवासी होने के नाते, सिटीजन ऑफ जम्मू कश्मीर कह रहा है, वो पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर ही कह रहा है। तो भारत के नागरिक और राज्य के निवासी होने के नाते वो यहाँ से अपना प्रेम्बल शुरू करते हैं। और उसके बाद भी कभी कन्फ्यूजन ना हो इसलिए वो इसी में एक अगला आर्टिकल जोड़ते हैं, आर्टिकल 3, जो आर्टिकल 3 स्टेट के साथ रिलेशन बताता है। और आर्टिकल 3 इस संविधान का कहता है, रिलेशनशिप ऑफ द स्टेट विद द यूनियन ऑफ इंडिया, द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर is and shall be an integral part of the Union of India। तो ये आर्टिकल 3 बताता है ये वहाँ के लोगों को चुना हुआ है, भारत से दिल्ली से डायरेक्शन नहीं है, वहाँ के चुने लोगों ने तय किया है कि द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज एंड शैल बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। और फिर भी शायद उनमें से कुछ लोगों को लगता होगा कि इस पर भी कोई कभी सवाल खड़े कर दे, तो उसमें एक और आर्टिकल जोड़ते हैं 147, और 147 में और क्लियर कर देते हैं
provided further that no bill or amendment seeking to make any change in this section, यानी 147, the provision of section 3 and 5, the provision of the Constitution of India as applicable in relation to the state shall be introduced or moved in either house of the legislature. यानी आप भारत के साथ ये जो रिलेशन इन्होंने डिफाइन किया है, इस रिलेशन में यानी इंटीग्रल पार्ट होने के बारे में कोई संशोधन का प्रस्ताव वहाँ उस विधानसभा में पारित नहीं होगा, पास नहीं होगा। ऐसे ही नहीं, वो कहते हैं कि वहाँ पेश ही नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि हम रिलेशन को रीडिफाइन करना चाहते हैं तो ऐसा कोई प्रपोजल जम्मू कश्मीर की विधानसभा में प्रस्ताव रखा ही नहीं जा सकता। इससे ज़्यादा कोई सेफ्टी कैसे दे सकता है? और ये उन लोगों ने तय किया है जो वहाँ के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे। इसलिए हमें जब लगता है कि कश्मीर कहीं चला जाएगा, हाथ से निकल गया, कैसे होगा, कुछ स्पेशल है वगैरह वगैरह, ये भ्रम जो निर्माण हुआ है ये वहाँ के संविधान के बनाने वालों को भ्रम नहीं था, ये भारत के संविधान बनाने वालों को भ्रम नहीं था। ये भ्रम उन लोगों ने किया जिनके कोई अपने इंटरेस्ट थे। तो क्या कुछ लोगों के इंटरेस्ट से लोगों की 125 लाख लोग वहाँ, 125 करोड़ भारत में हैं, उनकी ज़िंदगी क्या कुछ लोग तय करेंगे कैसी चलेगी? इसलिए जम्मू कश्मीर का संविधान और भारत का संविधान कोई दो दिशाओं में चलते हैं ऐसा नहीं है। दोनों संविधान एक ही दिशा में चलते हैं और एक दूसरे के पूरक हैं। और ऐसा सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन में, रोहिंगटन की केस में आ चुका है बेंच में। तो इसलिए चाहे 35 हो, 35A हो, 35B भी उसमें एक है जिस पे आज नहीं चर्चा कर रहे हैं इसलिए, लेकिन वो भी सफाई कर्मचारियों के साथ जुड़ा हुआ इशू है। तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज जो हैं जिनका कोई लीगल बेस नहीं है, जिनका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल आधार नहीं है, लेकिन वहाँ पर एक भ्रम का वातावरण बनाकर तैयार किया गया है। हमें लगता है कि हमें इस पर एकेडमिकली जाना चाहिए, राजनीति से बाहर आना चाहिए। वो चाहे जाति की हो, वो चाहे रिलीजन की हो, वो चाहे पुराने वहाँ के महापुरुषों को बहस में लाकर नेहरू और माउंटबेटन के झगड़ों में या शेख के झगड़ों में या महाराजा के झगड़ों में डालने की कोशिश हो। आज जो भारत के डेमोक्रेटिक सिस्टम में जो चीज़ें होनी चाहिए वो वहाँ भी पहुँचें, वहाँ के लोगों को भी समान अधिकार मिले, वहाँ के लोग भी अपने हैं, ये हमें मन से महसूस करना पड़ेगा। और उनके लिए जो कुछ किया जाना चाहिए उसका जो संवैधानिक दुरुपयोग करके जिन चीज़ों से उनको वंचित किया गया है वो उनको मिले। इसके लिए हम सबको एकेडमिक प्रयास करने होंगे। और जब हम एकेडमिक प्रयास करेंगे तो वहाँ जो भ्रम बनाए गए हैं वहाँ भी और देश भर में भी उस भ्रम से लोग बचेंगे और सच की तरफ जा पाएंगे। मुझे लगता है कि एक बेसिक फ्रेमवर्क जो था और जिन परिस्थितियों में वो आया वो हमें समझने की ज़रूरत है, इस पर और काम करने की ज़रूरत है। मैं जो कह रहा हूँ वो अल्टीमेट नहीं है और वहाँ के लोगों को वहाँ जाकर समझने की ज़रूरत है, वहाँ की परिस्थितियों को जाकर समझने की ज़रूरत है। यहाँ मैं कह रहा हूँ इसलिए मान लेने की कोई ज़रूरत नहीं। वहाँ बहुत अच्छे लोग, बहुत स्वागत करने वाले लोग, आप एक बार जाइए, उनसे मिलिए, उनको समझिए और मानिए कि देश को आगे ले जाना है तो जम्मू कश्मीर छोड़ कर रही है, भारत जम्मू कश्मीर के साथ आगे बढ़े, इसके लिए हम सबको प्रयास करने चाहिए। और चूँकि हम लोग एकेडमिक्स फील्ड के लोग हैं इसलिए जिन्हें नारे लगाने वो नारे लगाएं, जिन्हें राजनीति करनी राजनीति करें। हम अब एकेडमिक्स के लोग, हमें उस पर एकेडमिक काम करना चाहिए ताकि सबके सामने जो तथ्य हैं वो आएँ, केवल तथ्यों पर बात हो, किस्से कहानियों से हम बाहर आए और संवैधानिक प्रावधानों पर बात करें। इतनी बात कह के मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।